और मित्रों, मैं राजलाल यादव अपने चैनल टारगेट विद राजलाल के माध्यम से एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी श्रृंखला पूर्वावलोकन सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यांत्रिकी विषय लेकर आया हूँ। यांत्रिकी में द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति पर आधारित प्रश्न और उत्तरों की व्याख्या लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर 2 सही है, जो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो रीडिंग क्या होगी? तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी? रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी, यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा घटेगी। क्या करेगी? घटेगी। व्यक्ति के गहरी सांस लेने या सांस बाहर छोड़ने, दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन अर्थात कपड़ा धोने वाली मशीन का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर, अपोहन पर, उत्क्रम परासरण पर, विसरण पर। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर ए, अपकेंद्रण पर। अपकेंद्रण पर होगा। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। फिर भी दोबारा ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रक्षालन मशीन अर्थात कपड़ा धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन, इसका जो सिद्धांत है अपकेंद्रण पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली अपकेंद्रण पर आधारित है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो मित्रों, आयतन अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। आयतन जो है अदिश राशि है, ये सदिश राशि नहीं है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, और वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए मात्र परिमाण की ही आवश्यकता होती है अदिश राशियां कहलाती हैं। तो सदिश राशियां जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो मित्रों, इसमें विकल्प नंबर ए जो संवेग है, ये क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो मित्रों, विस्थापन जो है सदिश राशि है। वह भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। प्रश्न नंबर 8। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती होगी? पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो इसका सही उत्तर होगा बल। इसका सही उत्तर होगा द्रव्यमान। क्या होगा? द्रव्यमान। मित्रों, हम जानते हैं कि पदार्थ का संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। और ये कह रहे हैं वेग का अनुपात, ये कह रहे हैं कि अब इसमें वेग से भाग दे दी जाए, तो वेग कट गया, बच गया द्रव्यमान।
तो वेग वेग कैंसिल हो गया, बच गया द्रव्यमान। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में भौतिक राशि जो प्राप्त होगी उसका नाम होगा द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो मित्रों हम पहले ही जान चुके हैं कि F बराबर एम ए, F बराबर एम ए न्यूटन के दूसरे नियम से। F बराबर एम ए यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही होगा। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाले, किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाले संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप कितनी होगी। यानी कि इस प्रश्न को अगर हम दूसरे शब्दों में समझें, किसी घन का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो घन की एक भुजा की लंबाई बताना है। तो मित्रों हम जानते हैं घन का आयतन जो होता है L पर 3 घात होता है, जहाँ L एक भुजा है, उसकी क्या है भुजा। घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं L के बराबर, तो आयतन उसका हो जाएगा L3, यह बराबर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो 6L² इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो L² से कैंसिल हो जाएगा, L² से ये कैंसिल हो गया, L बराबर 6 आ गया, L बराबर 6 इकाई। तो हमारा उत्तर हो गया, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप 6 सेंटीमीटर होगी। इसका हमने भी कैलकुलेशन करके दिखा दिया आप लोगों को। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है और ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना तो विनाश हो सकता है। तो दोस्तों हमने बहुत पहले से हम लोगों को पता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी बताया गया पहले से, वही ऊर्जा का संरक्षण का नियम भी कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही होगा। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल स्थितिज, केवल गतिज, वैद्युत स्थितिज और गतिज दोनों। तो साफ है प्रश्न से ही कि केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाएं जब चलती हैं तो उनके गति के कारण उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है या विद्युत ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा जो है कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। फिर आगे चलते हैं। बहती हुई वायु में उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों का लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण। तो मित्रों हमारा प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो ये ऐसे होता है क्योंकि स्थिरता का जड़त्व के कारण होता है। जब कोई यात्री ट्रेन में बैठा होता है तो उसकी वो ट्रेन जब रुकी होती है तो उसका पूरा शरीर भी ट्रेन के साथ रुका रहता है। होता क्या है, यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने के पीछे की ओर गिर पड़ता है। इसका कारण है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा तो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है।
फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। ये कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाकर अपने आप को गति में ला सकता है। इसका कारण है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h जो होता है संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो पूर्णतः सत्य है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही जवाब होगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन है। निम्न कथन पर तथा उससे निकलने गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है? भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत को धक्का देना पड़ता है। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर होगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है। भरी हुई गाड़ी को चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो मित्रों, हमें यहाँ पर ये जान लेना है कि मानव व्यक्ति का द्रव्यमान यम तथा नाव का द्रव्यमान यन है। मानव व्यक्ति का द्रव्यमान यम तथा नाव का द्रव्यमान यन है। कूदने के पूर्व जो संवेग होगा वो 0 होगा। कूदने से पूर्व जो संवेग होगा वो 0 होगा और कूदने के बाद जो होगा, कूदने के बाद दोनों का संवेग यम गुणे 5 ऋण यन गुणे 0.5 बराबर यम गुणे 5 ऋण यन गुणे 0.5 बराबर 0। संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग संरक्षण हमेशा नियत रहेगा। संवेग या कूदेंगे, चाहे कूदने से पहले जो था वही कूदने के बाद भी संवेग होगा।
तो यम गुणे 5 ऋण n गुणे 0.5 जीरो होना चाहिए, या n गुणे 0.5 बराबर m गुणे 5, यानी कि कुल मिलाकर के जो है क्या नाम है कि नाव जो है व्यक्ति से 10 गुना भारी होगी। नाव जो है व्यक्ति से 10 गुना भारी हो जाएगी। तो देखते हैं m गुणे 5 ऋण 0.5 गुणे n, तो दोनों जीरो हो जा सकते हैं क्योंकि पहले का जो संवेग जीरो था, इसलिए हम कह सकते हैं 5m बराबर 0.5 n। तो हम यहाँ दशमलव ख़त्म कर सकते हैं, हो जाएगा 50m बराबर 5n, 15 में 50। तो यहाँ हो गया n बराबर जो हो जाएगा 50m। नाव का वजन मनुष्य का वजन, यानी नाव का वजन मनुष्य के वजन का 10 गुना हो जाएगा। हमने जो हल किया था वो हमारा आया था n बराबर 10m आया था। तो हो गया, यानी कि नाव का भार और मनुष्य के भार से में जो संबंध है वो 10 गुना का अंतर है। फिर आगे चलते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटर। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और ये क्रमशः x, y, z दूरी पर रुकें तो x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, x इज लेस देन y एंड y इज लेस देन z, या x बराबर y बराबर z होगा। दोस्तों सबसे आसान यही होगा कि जब एक कार, एक ट्रक और एक साइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं और उन पर जब समान बल लगाए जा रहे हैं, जब समान अवरोधक लगाए जा रहे हैं, तो वे क्रमशः जो दूरी पर जो जाएंगी, कितना दूर पर जाके रुकेंगी वो दूरी बराबर होगी। कारण क्यों है? यदि किसी गतिज ऊर्जा यदि किसी किन्हीं गति वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो समान दूरी पर ही रुकेंगी, इसलिए x, y, z आपस में बराबर होंगे। एक व्यक्ति कार से जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। एक व्यक्ति कार से जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर r प्रतिक्रिया है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? यहाँ r से अधिक होगा, प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? यह r से अधिक होगा, r से कम होगा, r के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो व्यक्ति के कार में जो विरामावस्था में बैठा है, सड़क के से कार के 4 पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? तो यह r से कम होगा। कारण यह है कि किसी वस्तु के में गतिज घर्षण अवलंबन प्रतिक्रिया के समानुपाती था, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से तेल का जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। परवलयी वक्र का आकार होगा। इसका सही जवाब होगा परवलयी वक्र का आकार होगा। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थिति तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलयी का आकार ले लेगा, परवलय का आकार ग्रहण कर लेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन बाहरी पहियों पर पलटेगा, अंदर के पहियों पर पलटेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। तो इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? इसमें 2 और 3 कथन हैं सही जो हैं।
अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा। क्योंकि tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। थीटा अभिलंब से झुकाव है, आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, v गाड़ी का वेग है। यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चलती रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A बराबर v माइनस यू अपान टी, A बराबर u प्लस ए टी, और अगला है A बराबर v प्लस यू बटे टी, A बराबर v प्लस यू बाई टू। तो इसका सही जवाब होगा A बराबर v माइनस यू बाई टी। तो देखते हैं कैसे फार्मूला आ जाता है। हम जानते हैं गति के समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी हमको पता है, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v आखिरी वेग है और u प्रारंभिक वेग होता है। तो इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू, या a बराबर v माइनस यू अपान टी। तो ये उत्तर रहा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए सार्थक हो सकता है। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हों हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।